हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? बहुत शानदार, बहुत मज़ेदार डीपीटी का रिजल्ट आ चुका है। आई होप तुम सब जानते ही होंगे इस बारे में। बट अब जो हो गया है उसको ज़्यादा लोड नहीं लेना है। जो हो चुका है उसको हम बदल नहीं सकते हैं। हमको आगे बढ़ते रहना है। और उसी आगे बढ़ने की प्रक्रिया में आज का जो वीडियो है, दिस इज वन स्टॉप सॉल्यूशन टू यूनिट नंबर 4, विच इज सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग। ये वीडियो जो है, अगर तुमने बाकी स्ट्रेटेजी वीडियोस नहीं देखे हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट स्पेसिफिकली इसमें थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ी सी ट्रिकी है। इसको कवर करना बाकी टॉपिक्स के कंपैरिजन में या यूनिट्स के कंपैरिजन में थोड़ा सा अलग रहता है। लेट्स टॉक अबाउट इट, ऐसा क्यों कहा जा रहा है। ऑलरेडी तुम टेम्पलेट जानते ही हो कि किस पे अपन बात करने वाले हैं, तो पहली बातचीत अपन यही करेंगे कि भैया आपकी जो प्रोसेस है ये क्या है, क्या एक्सपेक्ट किया जाता है आपसे इस यूनिट में, क्या सोर्सेज आपको फॉलो करना चाहिए अगर आप चाहते हो कि नेट में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपको पता हो कि कहाँ से पूछे जा रहे हैं। आइडियल अप्रोच एज सच तुम जानते हो प्रैक्टिकल नहीं होती है, तो हम प्रैक्टिकल आई मीन डुएबल अप्रोच पे काम करेंगे। एंड व्हाट शुड बी द प्लान ऑफ एक्शन, वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट दैट आफ्टरवर्ड्स। क्या क्वेश्चंस जो है यहाँ पे, रिसर्च पेपर कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है इस यूनिट के लिए, क्या रिसर्च पेपर में हमको ध्यान देना चाहिए। और आखिरी चीज में अपन पढ़ेंगे कि कंपाइलेशंस कंपाइलेशंस में मैं यही बता देता हूँ कि इस यूनिट के लिए कंपाइलेशंस थोड़े रेलिवेंट है। इसमें मैं डायरेक्टली यस बोलूंगा। ये वाली यूनिट तुम कंपाइलेशन से कर सकते हो, बट स्टैंडर्ड बुक्स की बात ही अलग होती है। मतलब एट द एंड तुमको इंटरव्यूज के लिए स्टैंडर्ड बुक पढ़नी पड़ेगी। तो कंपाइलेशन से इंटरव्यूज नहीं क्लियर हो सकते हैं, डेफिनेटली नहीं क्लियर हो सकते हैं। ठीक है। सो यहाँ पे आखिरी चीज अपन बात करेंगे, हाउ टू यूज द पीवाईक्यूज फॉर आवर बेनिफिट, और कैसे हम उसको कम समय में ज्यादा यूटिलाइजेशन, मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकते हैं। ठीक है। सो दिस इज यूनिट नंबर 4। लेट्स टॉक अबाउट इट। राइट, सो द फर्स्ट क्वेश्चन वाज व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर यूनिट। सो पहली चीज तो ध्यान रखना है ये कि दिस इज द मोस्ट डाइवर्सिफाइड यूनिट। ठीक है। सबसे ज्यादा डाइवर्सिफाइड यूनिट है ये। और ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं कि बहुत डाइवर्सिफाइड यूनिट है, उसके पीछे का कारण ये है कि इसमें वेरिएबिलिटी बहुत ज्यादा है टॉपिक्स में। मतलब अलग अलग टाइप के टॉपिक्स हैं, बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, माइक्रो टॉपिक्स हैं। और उन माइक्रो टॉपिक्स को तैयार करने के लिए मेहनत बहुत ज्यादा है। आउटपुट उतना आता नहीं है, क्योंकि एक्चुअल एग्जाम में क्वेश्चन या तो बहुत ही आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट पूछा जाएगा आपसे, जो कि बहुत डेप्थ में होगा, या फिर वो कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ लेंगे जो बहुत ही इजीली बन जाएगा, मतलब जिसके लिए पढ़ने की ऐसे रिक्वायरमेंट नहीं हो। तो यहाँ पे हमको वो बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। लेट्स सी कैसे बनाते हैं वो बैलेंस, क्या कर सकते हैं हम इसके लिए। सो पहली चीज, जैसा कि मैंने अभी बोला, दैट क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम वेरिएबल टॉपिक्स। अलग अलग टॉपिक्स इसके अंदर अवेलेबल है। क्या क्या टॉपिक्स, जैसे फॉर एग्जांपल इम्यूनोलॉजी पूरा इसके अंदर डाल दिया उन्होंने एक ही बार में। डायरेक्टली बोल दिया होस्ट पैरासाइट इंटरेक्शन बोल दिया फर्स्ट, और नीचे बोल दिया आपका इनेट एंड एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्सेस, और इसी में पूरा इम्यूनोलॉजी खत्म हो गया। तो इम्यूनोलॉजी इटसेल्फ एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर कितने डिफरेंट मेजर्स में पीएचडी चल रही है। सो वो खुद अपने आप में एक पूरी यूनिट है। आप समझ रहे हो उसको। तो आपको उसको उस लेवल तक प्रिपेयर करना होगा कि आप उसके अंदर बहुत ज्यादा इंग्रोस्ड ना हो जाओ, क्योंकि एट द एंड सवाल तो वो आधी यूनिट ही है ना। ये चीज समझ रहे हो कि जो एक्चुअल एग्जाम में क्वेश्चन पेपर आएगा उसमें तो आधी यूनिट से क्वेश्चन आएगा, मतलब ऐसा आधी यूनिट ही बनेगी वो। ऐसा नहीं होगा कि पूरा यूनिट फॉर इम्यूनो से पूछ लिया जाएगा। कहते हैं बहुत सारे लोग, होता नहीं है ऐसा। ठीक है। इसके अलावा होस्ट पैरासाइट इंटरेक्शंस आपके पास में, फिर सेल के कम्युनिकेशंस एंड इवेंट्स, सेल जंक्शंस, सेल सिग्नलिंग। इसके अलावा मेन चीज जो यहाँ पे एक और आ जाती है वो होती है कैंसर। फॉर श्योर एक से दो सवाल आपके कैंसर से आगे पीछे से कहीं ना कहीं से रिलेटेड आएंगे, या तो सेल साइकिल से रिलेट करके आएंगे या कैंसर से रिलेट करके आएंगे। मेरा कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, इस यूनिट को थोड़ा सा ढंग से प्रिपेयर करना जरूरी है। और ढंग से प्रिपेयर करने से मेरा मतलब ये है कि आपको पता होना चाहिए कि कितना हद तक पढ़ना है, क्योंकि इसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है। बहुत ज्यादा बड़ी यूनिट है ये खुद यूनिट अपने आप में 4 यूनिट के बराबर एक यूनिट है ये इन रियलिटी। सो व्हाट वी कैन डू ना, वी विल टॉक अबाउट दैट। तो हमको यहाँ पे पता होना चाहिए, यू शुड नो कि क्या हम इसमें ऑलरेडी देखने वाले हैं, है ना। कि हमको प्लान करना पड़ेगा कि व्हाट वी आर गोइंग टू टारगेट। ठीक है। और हाउ वी प्लान, या ठीक है। सो इसमें कैसे, देखो जैसे इसमें क्या क्या क्वेश्चन है कि हम कैसे लाइट को देखते हैं, प्लांट्स कैसे लाइट के लिए परसीव करता है। मतलब यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा रोडोप्सिन की सिग्नलिंग, विजन ऑफ लाइट, इसकी सिग्नलिंग आ जाती है। प्लांट्स के लिए जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे फोटोपीरियोडिज्म के बारे में बात आ जाती है, फाइटोक्रोम रिलेट कर जाता है यहाँ पे, क्योंकि फाइटोक्रोम प्लांट फिजियो में 6th यूनिट में भी है। फिर गेटिंग इट। दूसरी बात यहाँ पे, न्यूरॉन्स कैसे डेवलप हो रही है, तो डेवलपमेंटल बायोलॉजी का कंपोनेंट आ जाता है यहाँ पे। उसकी फंक्शनिंग कैसे काम कर रही है, तो ये आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी या एनिमल फिजियोलॉजी का काम हो जाता है। फिर नीचे अगर हम आए यहाँ पे, तो बी एंड टी सेल्स का डेवलपमेंट कैसे है, वो कैसे फॉरेन पार्टिकल्स के लिए किलिंग मैकेनिज्म शो कर रहे हैं। और आखिरी में हमारे अगेंस्ट क्यों वो काम नहीं कर रहे हैं, मतलब वो सेल्फ अगेंस्ट हमारे क्यों काम नहीं कर रहे हैं, व्हाई दे आर नॉट शोइंग सेल्फ रिएक्टिविटी। उसके अंदर हम नेगेटिव सिलेक्शन, पॉजिटिव सिलेक्शन ऑफ टी सेल, बी सेल, एमएचसी मॉलिक्यूल, इसके बारे में बात करते हैं। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि तुम ये चीज समझ रहे हो कि वेरिएबिलिटी कितनी ज्यादा है। तो ये यूनिट को तुम ऐसे समझ सकते हो कि
फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, इन सारी यूनिट का मिक्सचर आपका बना दिए यूनिट 4, अगर आसान भाषा में कहा जाए तो इसीलिए ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग यूनिट हो जाती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, प्लान कैसे करेंगे। ऑथेंटिक सोर्सेज क्या क्या है हमारे पास में। सबसे पहली चीज तो as you know already, standard books first. If you want to read signaling or communication or cell junction or cell matrix interaction, cell adhesion molecules, cadherin integrins and all, go for Bruce Albert's क्लासिकल किताब। क्लासिकल मतलब डिटॉक्स बायोलॉजी पे बच्चों को मैं डायरेक्टली यही पढ़ाता हूँ कि वो वही प्री रीड्स करके आते हैं लेक्चर से पहले एक्चुअल बुक को, और बिलीव मी उससे जो अंडरस्टैंडिंग बनती है वो मेरे हिसाब से किसी दूसरी बुक से नहीं बन सकती है पूरी सेल बायोलॉजी में। ठीक है, ब्रूस अल्बर्ट इज बेस्ट। उसके बाद में अगर आपको ये बड़ी लग रही है, क्योंकि बड़ी किताब है ऑब्वियसली, मतलब साइटोस्केलेटन ही इसमें 60-70 पेजेस का है, तो ऑब्वियसली बड़ी किताब है, तो आप शुरुआत में, या अगर आप चाहते हो कि आपको उतना नहीं रीड करना है, तो आप फिर एम कूपर भी ले सकते हो, जॉफ्री एम कूपर भी आपको चल जाएगी, वो भी बढ़िया किताब है, कोई दिक्कत नहीं उसमें भी। बट या माय पर्सनल फेवरेट ब्रूस अल्बर्ट डेफिनेटली। इम्यूनो के लिए यूजुअली लोग क्यूबी बोलते हैं, क्यूबी बहुत अच्छी बुक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैंने एक बुक और पढ़ी थी और आई एम एक्सपेक्टिंग शायद तुमने भी पढ़ी होगी, लेस्ली जेन इल्स, इनकी भी अच्छी किताब है, ये देख सकते हो तुम। मतलब बहुत ही क्रिस्प कंटेंट लिखा हुआ है, बहुत ही अच्छे से समझा रखी है चीजें। क्यूबी के लिए डायग्राम्स यूज कर सकते हो, क्यूबी के डायग्राम से क्वेश्चन आए हुए हैं, ब्रूस एल्बर्ट्स के भी डायग्राम से क्वेश्चन आए हुए हैं, सीधा डायग्राम का डायग्राम कॉपी पेस्ट कर दिया, क्वेश्चन मार्क्स लगा दिया और पूछ लिया ये क्या है। डायग्राम्स वेरी इंपॉर्टेंट, इस स्पेसिफिक यूनिट में डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर इंटरनेट रिसोर्सेज पे अगर अपन बात करें तो वेबसाइट्स में एनसीबीआई ऑब्वियसली है ही है, यहाँ पे डायरेक्टली इम्यूनो के बहुत अच्छे अच्छे कंपोनेंट्स मिल जाते हैं इसके अंदर। इम्यूनोलॉजिकल ट्रेंड्स, क्योंकि क्वेश्चंस कई बार क्या होता है मॉडर्न में पूछा जाता है तो वो ट्रेंड्स पे पूछता है, और उस केस में आपको सेल प्रेस बहुत अच्छी वेबसाइट आ सकती है। और एक और अच्छी वेबसाइट है यहाँ पे, ब्रिटिश सोसाइटी फॉर इम्यूनोलॉजी, इसके भी बहुत अच्छे रिव्यू आर्टिकल्स हैं और बहुत अच्छा लिखा होता है इसके ऊपर भी। इसमें भी बहुत एडवांस लेवल के डायग्राम्स मिल जाएंगे जो कि आपको एक्चुअल बेसिक पढ़ने के बाद मदद करेंगे। ऑब्वियसली बिना बेसिक्स के तो फिर ये प्रॉब्लम ही देगा। फिर अगर हम YouTube वीडियोस पे बात करें तो MIT का एक ओपन कोर्स वेयर करके एक इंट्रोडक्टरी बायोलॉजी है, और इंट्रोडक्टरी बायोलॉजी तुम सर्च करोगे ना MIT इंट्रोडक्टरी बायोलॉजी यूट्यूब पे तो मिल जाएगा ये कोर्स। इसका लेक्चर नंबर 30 से लेकर 32 पूरा इम्यूनोलॉजी पे ही है, और बहुत सुंदर लिखा हुआ है, मतलब बहुत अच्छा पढ़ाया है उसमें। एडम मार्टिन आई थिंक उसमें लेक्चरर है, और एक दो लेक्चरर और हैं, और उन्होंने बहुत क्लियरली उसको समझाने की कोशिश करी है। एनपीटेल के कोर्सेज इधर ऑन सिग्नलिंग और इम्यूनोलॉजी, अगर वो मिल जाता है तो वो। और आखिर में पीवाईक्यू सॉल्यूशंस, पीवाईक्यू सॉल्यूशंस के लिए ऑथेंटिक सोर्सेज सार्थक सीरीज फॉलो कर सकते हो यूट्यूब पे, फ्रीली अवेलेबल है, इसी में जो चल रहा है सार्थक सीरीज का वीडियो है ना। सो नेक्स्ट हमारा यूनिट 4 ही है। ठीक है, तो ये कुछ ऑथेंटिक सोर्सेज है। इतना भी अगर तुमने कर लिया, स्पेसिफिकली ये दो जगह पे अगर तुमने फोकस कर लिया और थोड़ा यहाँ देख लिया, कुछ चीज समझ में नहीं आ रही तो MIT या NPTEL यूज कर लिया, दैट्स इट, इससे ज्यादा रिक्वायर्ड थोड़ी है। ठीक है, नेक्स्ट अप्रोच क्या होना चाहिए। तो देखो हमारे पास में यहाँ पे दो सेगमेंट्स निकल के आ रहे हैं, एक सेगमेंट में हम बात करें इम्यूनो और एक सेगमेंट में हम बात करें सेल कम्युनिकेशन। तो इनके लिए दोनों के लिए अलग अलग अप्रोच यूज करते हैं। पहला क्या है, स्टार्ट विद बेसिक्स। बेसिक्स में क्या क्या पढ़ लेने का है, ब्लड पढ़ लेने का है, फॉर्मेशन ब्लड पढ़ना है, क्योंकि इम्यूनोलॉजी पूरी चलती कहाँ है, ब्लड में तो चलती है। तो दैट इज इंपॉर्टेंट दैट वी नो वेयर द थिंग्स आर गोइंग टू बी टेकिंग प्लेस, सो ब्लड इज इंपॉर्टेंट। After understanding blood and its formation and all these things, let's move on to the immunology or immune cells. Then we move on to the immune organs. After understanding these things, we need to understand that how these cells and organs function, और उनकी functionality को हम बोल देते हैं immunity, तो innate and acquired immunity. After understanding these two, we move on to the adaptive immunity में humoral और cell mediated. We talk about humoral and cell mediated. I'm expecting कि तुमको ये छोटे मोटे वर्ड्स पता हैं। MHC की अच्छे से वर्किंग इसमें समझ सकते हैं, एक्सोजीनस एंडोजीनस एंटीजन, APC कैसे रिलेटेड है वो सारी बातें हैं। फिर ह्यूमरल में आगे बढ़ते हैं तो एंटीबॉडीज कैसे काम करती है, वो टैग करती है या किल करती है, और उनकी डाइवर्सिटी कैसे डिफाइन होती है, तो VDJ रीअरेंजमेंट इसमें बात करते हैं अपन। वो करने के बाद में जब वो कंप्लीट हो जाता है तो हमारे पास में एक इम्यूनोलॉजी का बेसिक अंडरस्टैंडिंग फ्रेमवर्क तैयार हो गया है। और इसमें मार्कर्स वगैरह इंपॉर्टेंट होते हैं, मार्कर्स वगैरह पूछते हैं वो CD4 CD8 CD22 इस तरीके के। और फिर आखिरी में आ जाता है हमारे पास में डिजीजेस एंड देयर एजेंट्स, कि कौन सा डिजीज है, कौन सा एजेंट है, क्यों हो रहा है, और किस तरीके से हमारा इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट वर्क कर रहा है। एंड लास्टली अगर कोई और इम्पोर्टेंट टॉपिक बचता है तो वो ऑटो इम्यूनिटी है, जिसमें हम हाशिमोटो सिंड्रोम वगैरह के बारे में बात कर लेते हैं, और यहाँ पे हमारा इम्यूनोलॉजी का जो प्लान ऑफ एक्शन है वो कंप्लीट हो जाता है। आई नो दिस साउंड्स वेरी इंटिमिडेटिंग बट या इट इज रिक्वायर्ड, मतलब अगर आप चाह रहे हो कि आप इस यूनिट को टारगेट करो
तो फिर आपको इतना तो करके जाना ही पड़ेगा, बिकॉज इम्यूनोलॉजी इज अ वेरी नॉट ट्रिकी बॉल गेम आई वुड से, बट हाँ थोड़ा सा रिस्की बॉल गेम है, क्योंकि इसके अंदर बदलाव कांस्टेंट बहुत चलते रहते हैं, तो कुछ नया पूछने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेल कम्युनिकेशन की बात करें, सिर्फ मेरे हिसाब से सिर्फ एक किताब फॉलो करो, ब्रूस एल्बर्ट्स को फॉलो करो, और उसमें जो ऑर्डर हुए उसी ऑर्डर में उसको फॉलो करते जाओ। फॉलो करने के साथ साथ में एक चीज का ध्यान रखना है, कीवर्ड्स लर्न करना है। हर एक चैप्टर के बाद में ग्लॉसरी है या इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ग्लॉसरी एंड में है और इंपॉर्टेंट टर्म्स चैप्टर के आखिरी में है, तो उनको अच्छे से लर्न करना है, क्योंकि यहाँ कीवर्ड्स का सारा खेल है, कीवर्ड्स पे सवाल बनते हैं यहाँ पे। और उसके बाद में जब भी कोई सिग्नलिंग पढ़ रहे हो या कोई इवेंट पढ़ रहे हो, तो अपनी बॉडी में उस इवेंट को होते हुए देखो। फॉर एग्जाम्पल ग्लूकागॉन की सिग्नलिंग पढ़ रहे हो, तो ग्लूकागॉन कैसे काम कर रहा है अपनी बॉडी में इमेजिन करके देखो। इंसुलिन के बारे में आरटीके की सिग्नलिंग सोच रहे हो, तो ऐसे सोचो कि हमने अभी जस्ट खाना खाया है, तो फिर हमारी बॉडी में ही चल रहा होगा। या आप अगर जीपीसीआर के थ्रू आप वो देखना चाह रहे हो, जी ऑल्फ की सिग्नलिंग देखना चाह रहे हो, जिसमें आप बोल रहे हो कि ऑल्फेक्शन कैसे हो रहा है, तो आप सोचो कि आप कैसे स्मेल करते हो चीजों को। इस तरीके से पढ़ोगे तो चीजें ज्यादा इजी रहेगी, वरना क्या होगा कि बहुत ट्रिकी हो जाएगा, इतनी सारी सिग्नलिंग याद करना पॉसिबल नहीं है, फिर बच्चे रटने लग जाते हैं एक के बाद एक वो निमोनिक बना के, और वो सब चलता नहीं है फिर उतना अच्छे से। ठीक है, तो ये थे हमारे पास में क्या एक प्लान ऑफ एक्शन। आई होप इसके नोट डाउन कर लेना इसको भैया अच्छे से, और इसको फॉलो करो, गारंटीड रिजल्ट मिलेगा इससे। नेक्स्ट, क्या रिसर्च पेपर से क्वेश्चन आता है? देखो डायरेक्ट अगर मैं बोलूँ तो यस, बट इसके लिए रिसर्च पेपर पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि अभी ये बहुत ही रिसेंट यूनिट है, और यूजुअली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो यूजुअली स्टैंडर्ड बुक से या नॉर्मल कॉन्सेप्ट से पूछे जाते हैं। रेयरली ही कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जो इससे से आता है, आपका रिसर्च पेपर से आ रहा है। और ये सारी बातें मैं इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि मैंने तुम्हारी तैयारी करी है पिछले 5 साल के पेपर एनालिसिस की, उसके बाद ये बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे, हमेशा क्योंकि यहाँ पे डाइवर्सिटी होती है यूनिट में, तो हमारे पास में ऑप्शंस काफी होते हैं, स्पेसिफिकली इन सेक्शन सी, तो हम अलग अलग जगह पे टारगेट कर सकते हैं। इसके लिए स्पेसिफिकली रिसर्च पेपर पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा डिमांड नहीं बनती है। और सेक्शन बी की अगर अपन बात करें, तो सेक्शन बी में बहुत ही, या तो बहुत ही हैवी लेवल का क्वेश्चन आ जाएगा जो तुम रिसर्च पेपर पढ़ के जाओगे तो भी नहीं बनेगा, डोंट टेक इट अदरवाइज, बट दैट्स द रियलिटी। कोई ऐसा फैक्ट पूछ लेंगे वो जो याद ही नहीं होगा, तो हम कितना भी पढ़ ले लेकिन फैक्ट सारे याद नहीं रख सकते हम, तो वहां पे वो प्रॉब्लम आ जाती है। तो सेक्शन बी में तो बहुत ही, अगर रैंडम सा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कौन सा टोल लाइक रिसेप्टर किसके लिए काम कर रहा है, और नॉन एडीसीसी क्या होती है, एनके सेल्स की वर्किंग, या एडीसीसी क्या होती है, एनके सेल की वर्किंग, इस तरीके की अगर बातें पूछी जाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई एम एक्सपेक्टिंग कि तुम ये समझ पा रहे हो ना, छोटी मोटी बातें पढ़ी होगी हमने इवेंट में। अगली बात, strategy to use the PYQ. Now this is the important thing, ध्यान से समझना इसको। strategy to use PYQ for this unit। सबसे पहली चीज तो बाकी यूनिट से थोड़ा सा अलग रहेगी इसके स्ट्रेटेजी, और ऐसा क्यों? पहली चीज, अभी तक मैंने जितने भी वीडियोस बनाए मैंने बोला कि उसके अंदर पहले तुम PYQ सॉल्व कर लो अपने रिवीजन के बाद में, और देखो कितना तैयार हुआ, और उसके आगे चलते रहो। यहाँ पे आपको पहले ही डिसाइड करना पड़ेगा कि आप कौन से वाले टॉपिक्स के साथ में कंफर्टेबल हो, और उन्हीं के टॉपिक्स को आपको PYQs में बहुत अच्छे से सॉल्व करना है। ठीक है, अगर पूरी यूनिट टारगेट करो तो फिर बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे लगता है कि पूरी यूनिट टारगेट करना कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो उतना अच्छा नहीं देता है। पढ़ना बहुत सारा पड़ता है, लेकिन क्वेश्चंस वो ही 20 से 30 नंबर के आते हैं, और आप कितना भी पढ़ के चले जाओ, लेकिन आपका एंड मोमेंट पे एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है। तो मेरे हिसाब से इतनी मेहनत इस यूनिट पे करने की बजाय मैं इवोल्यूशन, इकोलॉजी या जेनेटिक्स पे, या आपके अप्लाइड बायो के 2-3 कॉन्सेप्ट पढ़ने में ज्यादा, मुझे लगता है कि ज्यादा फ्रूटफुल है वो। बाकी तो अपना पर्सनल कॉल है ही तुम्हारे पास में। So you have to analyze one thing, the cost to benefit ratio, and that is the biggest point with this unit. The cost to benefit ratio is not comes very handy with this unit. Now आपने जो टॉपिक डिसाइड कर लिए हैं कि आप ये पीवाईक्यू में सॉल्व करने वाले हो, और वो टॉपिक आप डिसाइड करने के बाद में आप 4 शिफ्ट्स के पेपर सॉल्व करें, जैसा कि पिछली बार भी बताया गया था। 4 शिफ्ट के पेपर सॉल्व करना हर यूनिट में फिक्स्ड है, और कोशिश करो कि जो तुमने चूज किए थे एरिया, उसमें से 70% तो मिनिमम आपके आने ही आना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। 70% इज मिनिमम। और इसमें एक बात ध्यान रखना है कि दिस यूनिट मेरे लिए बहुत फेवरेट वर्ड है, दिस यूनिट इज मोस्ट विशियस वन। बहुत ही खतरनाक है ये, धोखेबाज यूनिट है पूरी ये, इसीलिए इस पर थोड़ा ध्यान दो। इट इज द मोस्ट विशियस वन। सो क्योंकि बहुत डाइवर्सिफिकेशन है क्वेश्चंस का, और आप कभी भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो कि क्या पूछा जाएगा। हाँ मतलब पीवाई को देख के लोग बात बोलते हैं अरे ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे, इन रियलिटी यू डोंट नो एक्चुअली, है ना, यू नो नथिंग, आगे का तुमको पता है ना। तो पॉइंट क्लियर हो रहा है ये। सो यहाँ पे थोड़ी सी बात समझना कि कुछ भी जो टॉपिक्स दे रखे, जैसे कैंसर पढ़ना ही पढ़ना है, सेल जंक्शंस और ईसीएम थोड़ा बहुत देखना ही है, उससे सवाल आते ही हैं। इसके अलावा आपके इम्यूनो की अगर मैं बात करूं तो सेल्स और उसके मार्कर देख ही सकना ही है, और इन्नेट अडेप्टिव के बेसिक आइडियाज हमको पता ही होना चाहिए।
डिजीजेस इंपॉर्टेंट ही है, ये कुछ ऐसी बातें हैं जो आप पढ़ के जाओगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। नाउ लास्ट पॉइंट, see you tomorrow with cell communication and cell signaling PYQ of CSIR net from 2023 to 2019। अपना ध्यान रखो, इन चीजों के बारे में सोचो और अच्छे से अपनी तैयारी को प्लान आउट करो। प्लानिंग के बिना कुछ नहीं होगा, ठीक है? चीजें प्लानिंग के हिसाब से नहीं चलती है, बट बिना प्लानिंग के तो कुछ भी नहीं चलती है। इसी के साथ मैं आज की कहानी खत्म करता हूँ। आपने मुझे सब इतना समय दिया उसके लिए थैंक यू वेरी मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द सेल कम्युनिकेशन सेल सिग्नलिंग PYQs। टेक केयर, do not take any kind of baggage of DBT result. DBT just does not justify the result in net because net have a different ball game. DBT was just a different ball game. Take good night.